दोस्तों, एक ऐसा दिन आएगा जब आखिरी टाइगर की फोटो म्यूजियम में लगी होगी और हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि ये एनिमल कोई कार्टून है, किस फिल्म का है, और हमारे पास साइलेंस के अलावा कोई आंसर नहीं होगा। आज धरती पे 48,000 से ज्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्शन के रास्ते निकल चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मास एक्सटिंक्शन हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है अर्थ के हिस्ट्री में। पहले मास एक्सटिंक्शन एस्टेरॉयड के चलते हुआ था। इस बार आप और हम जिम्मेदार हैं। मधुमक्खी बिना आवाज के खत्म होते चले जा रहे हैं। डॉल्फिन्स स्पीशीज, चाहे वो बर्ड्स के हों चाहे वो फिशेस के हों, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के चलते उनका नंबर में गिरावट देखा जा रहा है। और हम और आप एज यूजुअल इंस्टाग्राम स्टोरी को फॉरवर्ड करने में बिजी हैं। तो दोस्तों, आज के इस प्रेजेंटेशन को एक प्रेजेंटेशन मात्र मत समझिएगा, क्योंकि फैसला भले ही हमारे स्पीशीज का ना हो, पर फैसला इंसानियत का है। जब हम कहते हैं कि एक्सटिंक्शन इज अ चॉइस, तो प्रोटेक्शन इज अ चॉइस टू। क्या आप एक प्रोटेक्शन के हिस्से में अपना योगदान देंगे या एक्सटिंक्शन के हिस्से में अपना योगदान देंगे? इसी को समझने के लिए और समझाने के लिए स्टडी IQ की तरफ से मैं प्रस्तुत हुआ हूं। मेरा नाम है भुवन झा। हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने अपना रेड लिस्ट असेसमेंट का अपडेशन एक मीटिंग में किया, जिसके अंतर्गत यह बताया गया कि 48,000 से ज्यादा स्पीशीज अब एक्सटिंक्शन के रास्ते निकल चुके हैं। जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हमने इवैल्यूएट किया था वो था करीब 1,72,000 सम लूज चेंज, पर उसमें से 48,000 स्पीशीज सीधा सीधा एक्सटिंक्शन के रास्ते हैं। IUCN का कहना है कि हर एक घंटे में एक स्पीशीज डिसअपियर होने के खतरे पे है। तो आखिरकार यह मामला इतना खराब कैसे हुआ? क्या है एक्सटिंक्शन का इवेंट? क्या है IUCN? और कौन से स्पीशीज हैं जिनके बारे में IUCN ने ज्यादा चिंता व्यक्त की है, उसी को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इनका काम क्या है कि ये आपके थ्रेट लेवल को बतलाते हैं, यानी कि आपके जो डिफरेंट स्पीशीज हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कौन कितना खतरे में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि एक स्पीशीज के 100 यूनिट हैं, 100 सैंपल्स हैं, और उसके पॉपुलेशन में 90% गिरावट होता है, मान लीजिए एक 10 ईयर टाइम पीरियड पे, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में जाएगा। अगर उसी का गिरावट 50% के आसपास होता है टोटल पॉपुलेशन, तो वो इंडेंजर्ड की श्रेणी में जाता है। और अगर 30% के आसपास उसका पॉपुलेशन का गिरावट हुआ है, तो आप देखेंगे उसको हम वल्नरेबल की श्रेणी में डालते हैं। यानी कि टोटल 9 क्राइटेरिया है जिसमें IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एनिमल्स को सेग्रीगेट करता है बेस्ड ऑन दी थ्रेट लेवल परसेप्शन। क्या क्या है वो 9 पर्टिकुलर थ्रेट लेवल परसेप्शन के हिसाब से सेग्रीगेशन? सबसे पहले है लीस्ट कंसर्न, यानी कि कोई चिंता की विषय नहीं है। फिर आता है नियर थ्रेटेंड, यानी कि थोड़ा बहुत इशू है। फिर है वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, एंड देन फुल्ली एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड यानी कि अब फॉरेस्ट में नहीं मिल रहा, नेचुरल इकोसिस्टम में नहीं मिल रहा, उसको हम ex-situ कंजर्वेशन दे रहे हैं। तो जब हमने यह समझ लिया कि IUCN के टोटल 9 क्राइटेरिया होते हैं, 7 यहां पे देख रहे हैं आप, जो 2 बचे हुए हैं वो हैं डेटा डेफिशिएंट एंड नॉट इवैल्यूएटेड। क्योंकि IUCN सारे स्पीशीज को थोड़ी ना स्टडी कर सकता है। दोस्तों, आप खुद सोचिए कितने सारे स्पीशीज हैं जब हम प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इन स्पीशीज को देखना और समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आर्कटिक सील्स है, उनके नंबर में भारी गिरावट देखी गई है। आर्कटिक सील्स, ये देख सकते हैं, ये क्यूट लुकिंग एनिमल, जानते हैं इनके नंबर में क्यों गिरावट हुई है? ग्लोबल वार्मिंग के चलते। मुद्दा यह है कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे आर्कटिक एरियाज पे ज्यादा इंपैक्ट करता है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द एंटायर अर्थ। क्यों? क्या रीजन है इसके पीछे? ज्योग्राफी का रीजन है। यहां पे हम ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। अब ये आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है? कि आपका जो लॉस ऑफ आइस हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते आइस मेल्ट कर रहा है। अभी आइस जो है वो एक सफेद सरफेस है, उसका एल्बीडो होता है लो, यानी कि वो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता है। पर एक बार जब आइस मेल्ट कर गया तो क्या रहेगा उसके नीचे? पत्थर।
पत्थर होता है डार्क सरफेस, यानी कि वो ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगा, और क्योंकि ज्यादा हीट ट्रैप होगी तो आर्कटिक एरियाज में ज्यादा मेल्टिंग होगा। और ये आर्कटिक का जो पूरा एरिया है ये हैबिटेट है इस आर्कटिक सील का, यानी कि इसका पूरा लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन से लेके नए प्रोजेनी का आना, उसके बाद खाने के लिए फोरेजिंग करना, वो सारा कुछ डिपेंडेंट है उसके फिजिकल हैबिटेट पे। जब फिजिकल हैबिटेट नहीं रहा, एनिमल नहीं रहा, जिसके चलते आर्कटिक सील्स के नंबर में भारी गिरावट देखी गई है। IUCN ने अपने रेड लिस्ट के असेसमेंट में यह अपडेट दिया है। उसके बाद दूसरा एनिमल जिसके बारे में IUCN ने चिंता व्यक्त की है वो है आपका अमूर लेपर्ड। दोस्तों, वैसे तो जब हम लेपर्ड कहते हैं तो हमेशा हम सवाना एरिया के साथ, यानी कि ग्रासलैंड एरिया के साथ कोरिलेट करते हैं, पर अमूर लेपर्ड जो है वो एक टेम्परेट रीजन में रहता है। रशिया और चाइना का जो बाउंड्री है उसके आसपास के एरिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। अगर नंबर्स की हम बात करें तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मात्र 128 से 135 के बीच में इनका टोटल नंबर आज के दिन बताया जाता है, जो कुछ साल पहले मात्र 60 था, 60 था। और इसीलिए अमूर लेपर्ड को भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। रीजंस क्या बताए गए हैं? सबसे पहले आप देखेंगे पोचिंग के चलते इनका स्किन का काफी डिमांड है, तो पोचिंग का इशू होता है, फॉरेस्ट फायर्स का इशू है, और क्योंकि वहां पे अर्बनाइजेशन है, पॉपुलेशन का प्रेशर हो रहा है, तो हैबिटेट का डिग्रेडेशन, यानी कि जो उसको फिजिकल लोकेशन है, जो जंगल है, उसमें साइज में गिरावट हो रही है। अब जंगल नहीं रहा तो जंगल में रहने वाला नहीं रहेगा। तो अमूर लेपर्ड को लेकर भी IUCN ने इस बार चिंता व्यक्त की है। आगे बढ़ते और समझते हैं अब हम लोग वकीता पोर्पोइज के बारे में, जिसको घोस्ट ऑफ द गल्फ के नाम से भी जाना जाता है। यह मिलता है अपने को गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के पास में, जहां पे है सी ऑफ कॉर्टेज। अब जानते हैं वकीता का पॉपुलेशन के गिरावट में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? हम और आपका। जो अनसस्टेनेबल फिशिंग है, जहां पे एक तोतोआबा फिश होता है, उसके गिल्स का काफी डिमांड होता है मार्केट में, और उस तोतोआबा फिश को पकड़ने के लिए आप गिल नेट्स का यूज करते हैं। ऐसा सोचिए, स्पेशल नेट्स का प्रयोग होता है, और जब आप उस फिश को पकड़ने जाते हैं तो एज अ बाई कैच, जैसे हिंदी में कहते हैं घुन जैसा पिसना, कि इसको पकड़ना तो नहीं था पर यह पकड़ा गया। अब पकड़ा गया तो उसके बाद इसकी नंबर में गिरावट हो रही है। तो वकीता पोर्पोइज को लेके भी IUCN ने बहुत अहम चिंता व्यक्त की है, क्योंकि इसके नंबर सब सिंगल डिजिट्स में रह गए हैं। दोस्तों, वकीता पोर्पोइज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में मिलता है, लेस देन 10 लेफ्ट, डाइंग इन इलीगल गिलनेट्स, जिसको हम कहते हैं बाई कैच। ये एक तरीके से तोतोआबा को पकड़ना है पर साइड में ये भी धराते हैं। नो कैप्टिव रिकवरी, 100% वाइल्ड एक्सटिंक्शन रिस्क, यानी कि अब हमारे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में कॉर्टेज सी के पास इनका नंबर में इतना गिरावट देखा गया है कि आने वाले दिनों में यह आशंका जताई जा रही है कि टोटल नंबर ऑफ वकीता पोर्पोइज इन द वाइल्ड विल बी 0। है ना चिंता का विषय? आगे बढ़ते और अब हम लोग समझते हैं द सुंदा पैंगोलिन के बारे में। पैंगोलिन जो एक तरीके से वन ऑफ द मोस्ट हेविली ट्रैफिक्ड मैमल्स की श्रेणी में आता है। अगर आप देखेंगे इनके पास एक एक्सटेंडेड टंग होता है। ये टंग इनके जॉ लाइन से नहीं, इनके पेल्विस से एसोसिएटेड होता है। और इनका टंग इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि ये टर्माइट्स, एंट्स को खोज के खाते हैं। दांत नहीं होते हैं इनके पास। पर आज सुंदा पैंगोलिन का एग्जिस्टेंस भी कटघरे में खड़ा हुआ है। रीजंस क्या हैं? वंस अगेन हैबिटेट डिग्रेडेशन। ह्यूमन इंटरफेरेंस एक ऐसा रीजन बन गया है दोस्तों, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि ये जो मास एक्सटिंक्शन इवेंट हो रहा है, जहां पे IUCN भी कह रहा है कि एक हेवी नंबर 48,000 से ज्यादा स्पीशीज के नंबर में गिरावट देखी जा रही है, वी कैन सेफली से कि इसमें हमारा और आपका योगदान सबसे ऊपर है। तो देखते हैं सुंदा पैंगोलिन के रीजंस के बारे में। सबसे पहला, जंगल लॉस अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया। ये जो इंडोनेशिया का एरिया है, जहां पे अब जंगल काट के पाम प्लांटेशंस, पाम ऑयल के प्लांटेशंस लगाए जा रहे हैं। क्या हुआ? मुद्दा फैली, आपका पूरा का पूरा हैबिटेट लॉस हो गया, हैबिटेट डिग्रेडेशन हो गया, जिसके चलते जब जंगल नहीं रहा, जंगल में रहने वाला नहीं रहा। इनका रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल अगर आप देखेंगे, ये स्लो ब्रीडर्स होते हैं, यानी कि आसानी से रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे ये। इनका जेस्टेशन पीरियड भी ज्यादा होता है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेनी आने में भी समय लगता है, जिसके चलते सुंदा पैंगोलिन वंस अगेन क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में आ चुका है। एंड देन यू हैव क्लोजर होम। थोड़ा भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो घड़ियाल्स को लेके भी IUCN ने काफी चिंता व्यक्त की है, पर यहां पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग।
अभी तक हमने आपको जो बताया वो रेड लिस्ट के माध्यम से था। IUCN का जो एक ग्रीन लिस्ट है उसके अनुसार अब हमारे घड़ियाल क्रिटिकली डिप्लीटेड हैं। तो जल्दी से समझते हैं ये रेड लिस्ट और ग्रीन लिस्ट का डिफरेंस क्या है। रेड लिस्ट जो है वो एक नेगेटिव लिस्ट है, वहां पे हम थ्रेट लेवल बता रहे हैं हर एक स्पीशीज का और उसके बाद उस 7 क्राइटेरिया में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब हम ग्रीन लिस्ट की बात करते हैं तो हम रिकवरी की बात करते हैं। ये एक पॉजिटिव लिस्ट जैसा समझिए कि एक स्पीशीज को बचाने के लिए जो एफर्ट्स हम ले रहे थे वो कहां तक यूजफुल साबित हुए हैं, कहां तक सक्सेसफुल साबित हुए हैं। और उसमें हम देखते हैं कि जब आप फुल्ली रिकवर कर लेंगे तो ग्रीन लिस्ट के अनुसार आप फुल्ली रिकवर्ड की श्रेणी में आते हो। पर इस बार IUCN ने कहा है कि घड़ियाल्स जिनके मुंह के साइज पे घड़ा जैसा बल्बस स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए उनको घड़ियाल कहा जाता है, वो अब ग्रीन लिस्ट के अनुसार यानी कि इस रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत क्रिटिकली डिप्लीटेड स्टेट में आ गए हैं। इनके टोटल नंबर्स पे नजर डालिए, 700 भी कम नंबर है टोटल पूरे हमारे इंडियन इकोसिस्टम में। और रीजंस क्या है? सबसे पहला इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे चंबल नदी के आसपास में। हमारा नेशनल चंबल सेंचुरी जो ट्राई जंक्शन पे है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, वहां पे सबसे ज्यादा घड़ियाल्स का कॉन्सेंट्रेशन है। पर हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे दोस्तों तो घड़ियाल्स के नंबर में काफी गिरावट हुई है। यह कहा जाता है कि कुछ साल पहले तक ब्रह्मपुत्र, नारायणी नदी, चंबल नदी, गंगा, इन सब में घड़ियाल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता था। पर वहीं आज आप देखते हैं कि अब मात्र ये चंबल नदी के आसपास और कुछ आइसोलेटेड एरियाज ऑफ ब्रह्मपुत्र में मिलते हैं। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि घड़ियाल जो हैं दोस्तों वो नदी के बैंक्स पे रहने वाले क्रीचर्स हैं। अब जैसे जैसे आप नदी के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे उसके चलते आपका नदी का कैरेक्टर चेंज होगा। जो नदी के बैंक्स हैं वहां पे पानी आ गया है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया है। और फिर वही रीजन, सिमिलरली यह भी कहा जाता है कि घड़ियाल्स के जो एग्स होते हैं उनके साथ कुछ मान्यताएं जुड़ी हैं कि इनके एग्स के अगर आप ऐसे करेंगे, ये खाएंगे तो ये कुछ होगा। कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, पर अब मान्यताएं हैं तो लोग उसका हंटिंग और पोचिंग भी करते हैं। तो काफी सारे रीजंस के चलते आज हम देख रहे हैं कि हमारे घड़ियाल्स का पॉपुलेशन जो एक टाइम पे हेवी था, इंडिया में अच्छा खासा पॉपुलेशन था, इनफैक्ट बाबरनामा में घड़ियाल्स का उल्लेख है, पर आप देखते हैं कि आज के टाइम ये मात्र एक नेशनल चंबल सेंचुरी के एरिया तक सीमित रह गए। तो रीजंस में नजर डालते हैं। सबसे पहला, सैंड माइनिंग, नेचर ऑफ द रिवर चेंज हो गया, डैम्स ब्लॉकिंग रिवर फ्लोज, जैसे जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करेंगे नदी का कैरेक्टर चेंज हो गया। नदी का कैरेक्टर चेंज हुआ, नदी के अंदर रहने वाले एनिमल्स, बायोडाइवर्सिटी जो है उस पर सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ा। सिमिलरली आप देखेंगे फिशिंग नेट्स ट्रैपिंग जुवेनाइल्स एंड 98% रेंज लॉस्ट इन 100 ईयर्स। सोचिए 100 साल के अंतर्गत हमने जाके 98% इनका डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर दिया है। इज दिस नॉट ह्यूमन ग्रीड? तो फिर आई डोंट नो व्हाट इज। सिमिलरली आप देखते हैं दोस्तों कि आज अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके आसपास क्या मधुमक्खियों का नंबर में गिरावट देखा है आपने? जानते हैं IUCN के अनुसार यूरोपियन यूनियन में मधुमक्खियों, बीज के नंबर में मोर देन 70% का गिरावट देखा गया है। अब आप जानते हैं बीज आर एक्सट्रीमली क्रूशियल, ये पॉलिनेटर्स होते हैं, इनके बगैर हमारा फूड सिक्योरिटी सीधा सीधा खतरे में पड़ेगा। तो देखिए IUCN के अनुसार 1 in 5 wild bees are threatened, butterflies down by 76% in 10 years, one species, the Madeiran large white butterfly, already extinct। यानी कि जो बीज और बटरफ्लाइज, ये जो इंसेक्ट्स हमारे, अब इनका नंबर में गिरावट हो रहा है, उसके चलते प्रॉब्लम्स होगा पॉलिनेशन में। अब पॉलिनेशन नहीं हुआ तो आप सोचेंगे फूड सिक्योरिटी कैसे इंपैक्ट होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं। जो सीरियल्स होते हैं उसमें भले ही आप विंड पॉलिनेशन पे ज्यादा डिपेंडेंट है, पर जब हम अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो वहां पे बीज और बटरफ्लाइज जैसे एनिमल्स का, इंसेक्ट्स का रादर, बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, बहुत ज्यादा योगदान होता है। अब अगर बीज नहीं रहे तो आपके सीड्स नहीं रहेंगे, सीड्स नहीं रहेंगे तो क्रॉप वैरायटीज नहीं रहेंगे, क्रॉप वैरायटी नहीं रहा तो फूड सिक्योरिटी इंपैक्ट होगा। इनफैक्ट आप जानते हैं जापान ने नैनो रोबोट्स डिजाइन किया था ताकि हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन शुरू कर सकें, पर क्योंकि उनका कॉस्ट, इट इज वेरी वेरी कॉस्टली, तो उसके चलते वो स्केल अप नहीं हो पाया। तो ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन दोस्तों, ये प्रॉब्लम आने वाले सालों में आपको हर कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे बीज को, हमारे इंसेक्ट्स को हमने इरिवर्सिबली अब चेंज करना चालू कर दिया है। तो रीजंस देखिए, 75% ऑफ क्रॉप्स नीड पॉलिनेटर्स। जैसा मैंने कहा, सीरियल्स को छोड़ के अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं उसमें बीज जैसे इंसेक्ट्स का योगदान है।
Similarly, wild forests and fruits disappear without them. No bees equals to silent spring. ये जो रेचल कार्सन का एक किताब है, हम लोग एनवायरमेंट में पढ़ते हैं, साइलेंट स्प्रिंग. स्प्रिंग के टाइम पे आप बीज के बजिंग के साथ एसोसिएट करते हैं, पर अब बीज नहीं रहे तो आपका स्प्रिंग सीजन शांत रहेगा. तो अब सवाल उठता है दोस्तों, जब मैंने बात की कि ये जो मास एक्सटिंक्शन इवेंट हो रहा है, ये क्या अब हमारे अर्थ के इतिहास में सबसे पहली दफा हो रहा है? जी नहीं. इनफैक्ट ज्योग्राफी ऑप्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि अर्थ के इतिहास में मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स 5 बार हो चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा कि हमारे जो डायनासोर्स थे वो एक्सटिंक्ट हुए थे क्योंकि एक एस्टेरॉयड आया, और उसके बाद मेक्सिको के पास में एक जगह है युकाटन पेनिनसुला. युकाटन पेनिनसुला में वो इंपैक्ट करता है, जिसके चलते वहां एक क्रेटर का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है चिकशुलूप क्रेटर, और जिस इंपैक्ट के चलते हमारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. तो ऐसा समझिए कि एक्सटिंक्शन एज सच इज अ नेचुरल प्रोसेस. इस अर्थ के इतिहास में 4.6 बिलियन ईयर्स में बहुत सारे स्पीशीज आए और गए. तो इस बार क्या अलग है? इसको कहा जा रहा है द 6th मास एक्सटिंक्शन इवेंट. इस बार कोई एस्टेरॉयड जिम्मेदार नहीं है, इस बार हम और आप जिम्मेदार हैं. अब वो चाहे डिफॉरेस्टेशन के माध्यम से हो, चाहे हैबिटेट लॉस हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे पोल्यूशन हो, इन सब कारणों के चलते जो अर्थ के बायोडायवर्सिटी के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इज हायर. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF का एक रिपोर्ट आया था, द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि 1970 के दशक से लेकर 2020 के दशक तक हमारे रेट ऑफ एक्सटिंक्शन में अनप्रेसिडेंटेड इजाफा हुआ है. थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालिए दोस्तों. 75% ऑफ स्पीशीज आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, एंड दिस इज अक्रॉस ऑल द स्पीशीज, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो. और ध्यान दीजिएगा, द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, यहां पे मुद्दा फंसता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, एक्सटिंक्शन इज अ नेचुरल प्रोसेस. इस बार द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इज 100 to 1000 टाइम्स हायर than the natural rate of extinction. And finally, 1 million species face extinction in the next 30, 40, 50, 60 years, provided हम अपने इस ग्रीड के परसूट को अगर छोड़ते नहीं हैं. और यह चिंता का विषय है दोस्तों, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के साथ इकोसिस्टम जुड़ा है, इकोसिस्टम के साथ इकोसिस्टम सर्विसेज जुड़े हैं. आज जो पानी का फिल्ट्रेशन होता है हमारे जंगलों में, वाटर एयर का फिल्ट्रेशन होता है, जो कल्चरल रिक्रिएशनल यूज है हमारे फॉरेस्ट का, हमारे जंगल का, वो सब अब तहस नहस होने के कगार पे है. और इसीलिए आज इस डिस्कशन में दूसरी बार मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब अर्थ के ऊपर ये क्राइसिस है, क्या आप एक प्रोटेक्टर बनेंगे या आप एक विटनेस टू डिस्ट्रक्शन बनेंगे? क्योंकि दोनों डिसीजंस हमारे अपने हैं. जब हम बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज, सवाल पूछिए अपने आप से कि कोई और एनिमल है ऐसा जो अपने ही हैबिटेट को, अपने ही धरती को खुद अपने हाथ से नष्ट करता है? तो क्या आर वी रियली इंटेलिजेंट? आई विल लीव दैट क्वेश्चन फॉर यू टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स बिलो. इस डिस्कशन का पूरा PDF अगर आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है भुवन स्टडी IQ. यहां पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वैल्यू एडेड मटेरियल समय समय पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अपलोड होता रहता है. आप जाएंगे स्टडी IQ की वेबसाइट और साइन अप करेंगे यूजिंग दिस टेलीग्राम कोड भुवन स्टडी IQ. मैं आपके लिए इंस्टाग्राम पे भी उपलब्ध हूं, सेम नाम से भुवन स्टडी IQ. आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी फीडबैक हो, या तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या जुड़िए मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, सेम नाम भुवन स्टडी IQ. आप लोग की फीडबैक, आप लोग के कमेंट्स सर आंखों पे.